हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करें ईवीजीसी मेल का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 जुलाई को, उसका जीके जीएस पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट आर द स्टोरीज ऑफ बुद्धास प्रीवियस बर्थ कंपाइल्ड। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं संकलित हैं? जातक, अंग, पिटक या निकाय? किस में है? जातक। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A जो कि क्या है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लेख है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कानूनी प्रावधान को उनके निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों से मिलाइए। देखो, लीगल प्रोविजंस क्या है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट एंड नेशनल ऑनर। नेशनल ऑनर मीन्स हमारे को ये हो गया 51A का 1, वो हो गया मतलब हमारे को अपने नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग का ऑनर करना चाहिए। वो कहाँ पे दे रखा है वो देख लेते हैं। ये रहा, ड्यूटी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया है तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। ऐसे है। 1 का क्या हो गया? ये है ए का क्या हो गया? सेकेंड। ए का हो गया सेकेंड, ए का हो गया सेकेंड। बी क्या है? रिस्पेक्ट ऑफ पीपल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। पीपल्स एक्ट को रिप्रेजेंट करना वो क्या होता है? ये आता है ड्यूटी टू प्रोमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। मीन्स बी का हो गया 4th। अब सी का देखते हैं। सी का क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव मीन्स वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कौन से उससे करेंगे हम? देखो, 2 बचे हैं हमारे। एक तो है ड्यूटी टू सेफगार्ड प्रॉपर्टी एंड ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट। तो वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट। ऑप्शन सी का क्या हो गया? सी का 3rd। अब कौन सा बचा? डी का क्या हुआ? फर्स्ट। फर्स्ट भी देख लेते हैं क्या है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फॉरेस्ट तो ठीक है। ड्यूटी टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। ठीक है। आंसर क्या हो गया हमारा? 1 का। ये ऑप्शन थोड़े कट गए हैं इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ। ए का सेकेंड, बी का 4th, सी का 3rd एंड डी का 1st। क्वेश्चन नंबर 3, द विक्रम संवत वॉज स्टार्टेड टू मार्क द विक्ट्री ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेडर्स। विक्रम संवत की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी पर विजय को चिन्हित करने के लिए की गई थी? तो देखो, विक्रम संवत की स्टार्ट हुई थी शाकास पे विक्ट्री करने के बाद। विक्रम संवत वॉज स्टार्टेड बाय, विक्रम संवत किसने स्टार्ट किया था? विक्रमादित्य, किंग विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कहाँ के किंग थे? उज्जैन के। टू कोमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ शाकास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एफर्ट्स वर्ल्ड वाइड। विश्व भर में मानव विकास प्रयासों का एक प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इंक्रीज अर्बनाइजेशन रेट, शहरीकरण दर को बढ़ाना, कृषि सब्सिडी को बढ़ावा देना, निर्धनता को कम करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, पर्यावरणीय स्वास्थ्य के स्थान पर आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना। तो क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट एफर्ट्स वो होते हैं रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। निर्धनता को कम करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द डैश पास कनेक्ट सिक्किम विद ल्यास। ये भूटान नहीं, ल्यास है। ल्हास। ठीक है। सिक्किम को ल्हास से कौन कनेक्ट करता है? ल्हास जहाँ जो कि तिब्बत में है वो। नाथुला पास, नाथुला दर्रा किसको कनेक्ट करता है? हम साथ साथ ये भी देखते हैं। जो नाथुला दर्रा है ना वो सिक्किम को चाइना से, जो तिब्बत वाला चाइना उससे कनेक्ट करता है। सिक्किम विद चाइना। ठीक है। रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा ये किसको कनेक्ट करता है? ये तो हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। कुल्लू वैली विद लाहौल स्पीति वैली। कुल्लू, कुल्लू वैली विद
लाहौर एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। जेलेब ला पास, यस, जेलेब ला पास है वो सिक्किम को लिहाज से कनेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये खारदुंग ला पास भी देख लेते हैं, ये किसको कनेक्ट करता है? ये लेह टू द नुब्रा, लेह टू द नुब्रा एंड श्योक वैलीज। लेह को नुब्रा एंड श्योक वैली से कनेक्ट करता है, कहाँ की? लद्दाख की। नुब्रा एंड श्योक वैली ऑफ लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यस, यही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 में इसमें जिक्र है। ह्यूमन डेवलपमेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो सेकंड है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये NHRC इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और प्लानिंग कमीशन अब नहीं है, इसकी जगह पे क्या आ गया? नीति आयोग आ गया, नीति आयोग। और वैसे प्लानिंग कमीशन वॉज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी थी ये। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज नॉट पार्ट ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कमर्शियल बैंक, देखो कमर्शियल बैंक रूरल बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स इनकी जो ब्रांच है वो रूरल एरियाज़ में, तो फिर वो रूरल बैंकिंग का सिस्टम है ना, इसलिए ये है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, देखो अर्बन का क्या मतलब है? शहरीकरण, और रूरल का मतलब ग्रामीण। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये तो ग्रामीण में हो ही नहीं सकते, रूरल में हो ही नहीं सकते, इसीलिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इंस्टीट्यूशंस आर नॉट पार्ट ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। रीजनल रूरल बैंक ये तो पर्टिकुलर ही रूरल बैंक के हैं, क्योंकि इसमें नाम ही आ गया रूरल बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स ये भी रूरल बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि इनकी जो ब्रांचेस है वो रूरल एरियाज़ में, वो रूरल बैंकिंग का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, विच रिएक्शन अकर्स इन फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स बाय द PPO? PPO क्या होता है? ये होता है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। और फूड का क्या रिएक्शन होता है? वो होता है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। इसमें जो फूड का कलर होता है वो ब्राउन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा एप्पल को अगर हम कट कर दें, बनाना को कट कर दें, बनाना और पोटैटो को, मतलब जो होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उनको जब हम कट करके रख देते हैं तो उनका कलर कुछ ब्राउन हो जाता है। वो किसके कारण होता है? वो होता है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के कारण। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ तो उसमें कितनी फीमेल मेंबर्स थी? वो थी 15। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। हम कुछ इंपॉर्टेंट जो आगे पूछी जाती है उनके नाम देख लेते हैं। सुचिता कृपलानी, ये थी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। देन हम देखते हैं विजया लक्ष्मी पंडित, ये थी फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर।
फिर सरोजनी नायडू, नायडू, इनको तो सभी जानते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, पोइटिस थी ये। देन दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख, ये थी लॉयर। सोशल एक्टिविस्ट तो सारे ही थे, और क्या क्या थे मैं वो बता रही हूँ आपको। राजकुमारी अमृत कौर, ये भी इम्पोर्टेंट नाम है। अमृत कौर एंड एनी मस्केरनी, एनी मस्केरनी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप यही नाम याद कर लीजिए बस, और ये देख लीजिए कितने फीमेल्स थी, 15 फीमेल्स थी जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। क्वेश्चन नंबर 10, विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप सक्सेसफुली लॉन्च द नेशंस फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन ऑन 30th May 2024? क्या था वो? अग्निकुल कॉस्मोस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने 30 मई 2025 को देश का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन सफलतापूर्वक लॉन्च किया? अग्निकुल कॉस्मोसिस ने। कहाँ से हुआ था ये आप कमेंट में बताएंगे मुझे कि अग्निकुल कॉस्मोसिस कहाँ से लॉन्च हुआ था। मैच द फॉलोइंग डाटा एज पर द सेंसस 2011। हम देखो स्टेट पूछे और अर्बन पॉपुलेशन पूछे, किसी दिल्ली में कितनी थी? सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही थी। क्या? 97.5। ऑप्शन नंबर मतलब दिल्ली का हो गया डी, ए का डी, 1 का डी। देखो ए है इसमें और इसमें सी है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 तो एलिमिनेट हो गए, बचा 2 और 4, दोनों ठीक है, ए का डी। चंडीगढ़ दिल्ली से थोड़ी सी कम थी क्योंकि ये दोनों यूटी हैं और बहुत मतलब अच्छी भर पॉपुलेशन वाले यूटी है, तो दिल्ली से थोड़ी सी कम 97.25, तो 2 का ए। तो ये भी कट हो गया, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो हम देख लेते हैं लक्षद्वीप में कितनी थी? 3 का बी 78.07 एंड दमन एंड दीव में 75.17%। तो आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द इंडियन स्टेट? देखो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, फर्स्ट वुमेन कौन थी? सुजीता कृपलानी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। और सरोजिनी नायडू पोइटिस थी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन इंडिया इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लॉयंस? भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है? काजीरंगा नेशनल पार्क। देखो काजीरंगा कहाँ पे है? असम में। और ये किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न डायनासोरस के लिए। वन हॉर्न, एक सिंह बारहसिंगा के लिए। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। और यही आंसर है, यही एशियाटिक लॉयंस का एकमात्र आवास है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। गिर। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे? राजस्थान में। और ये किसके लिए फेमस है? रणथंभौर नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। रॉयल बंगाल टाइगर्स। और ये प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड हुआ था, पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन सिंस 1973। प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट है प्रोजेक्ट टाइगर सिंस 1973। और देखो जो काजीरंगा है ना, मैंने आपको बताना भूल गई, काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हुआ था 1985 में। अब सुंदरबन डेल्टा की बात करते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क ये भी होम ऑफ रॉयल टाइगर, स्पेशली स्विमिंग टाइगर्स। रॉयल
बंगाल टाइगर्स ही हैं यहाँ पे भी फेमस, बट वो स्विमिंग टाइगर्स है, स्पेशली स्विमिंग टाइगर्स। रॉयल बंगाल टाइगर्स स्पेशली स्विमिंग टाइगर्स। और सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 14, इन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्टेक्स्ट व्हाट डज LFPR स्टैंड्स फॉर? देखो LFPR क्या होता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो ये नहीं है, लेबर फोर्स पार्ट रेट ये भी नहीं है, लो फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये भी नहीं है, लोकल फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू DSSB आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बट इसका करेक्ट आंसर होगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। क्वेश्चन नंबर 15, ये अकॉर्डिंग टू DSSB है आंसर, बट करेक्ट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू इम्प्रूव आयरन एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी? अवशोषण को बेहतर बनाने का तरीका नहीं है। ईटिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये तो सबसे अच्छा तरीका है। ईटिंग सिट्रस फ्रूट, ये भी अच्छा है, जिससे हमारी बॉडी में विटामिन C की मात्रा बढ़ेगी। ड्रिंकिंग कॉफ़ी इज़ नॉट अ वे टू इम्प्रूव आयरन ऑब्जॉर्प्शन, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ईटिंग कीवी फ्रूट, वही हो गया ना, ग्रीन फ्रूट्स खाओ या कीवी फ्रूट खाओ, बात तो एक ही है, मतलब फ्रूट्स के अंदर ही तो कीवी भी इंक्लूड हो गया ना, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, बाय द एंड ऑफ 2024 व्हाट परसेंटेज रिडक्शन इन पर्टिकुलेट मैटर हैड इंडिया अचीव्ड इन 55 सिटीज़ अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम? 2024 के अंत तक भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत 55 शहरों में कणीय पदार्थ में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? दैट इज़ 0.2%। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। डोंट कन्फ्यूज़, ये है 20%, कन्फ्यूज़ करने के लिए 0.2% लिख दिया है। कहीं आपको लगे कि इतना ये 2% है तो इतना कम थोड़ी ना होगा, ये 0.2 कन्फ्यूज़ करने के लिए लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17, where did the Central Institute of Classical Tamil, fully funded by the Ministry of Education, start functioning in 2008? ये कहाँ पे है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, देखो चाइना में और तमिलनाडु में ही होगा क्योंकि तमिल है, बट कौन से स्टेट में है वो पूछा। वेल्लोर, चेन्नई, कोयम्बटूर या मेलोर? आंसर है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, Diksha Dagar, who received the Arjun Award 2023, is related to which of the following sports? दीक्षा डागर इज रिलेटेड टू कौन से? गोल्फ, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग या बैडमिंटन? दीक्षा डागर इज रिलेटेड टू गोल्फ, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, एज पर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड टिल जनवरी 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज अ क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया? देखिए सबसे पहले तो हमें देख लें क्लासिकल लैंग्वेजेस है कितनी, 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस और कौन कौन सी हैं वो, ये भी हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले 2004 में ऐड हुई थी तमिल। कब ऐड हुई थी? 2004 में। वेट पेन ठीक कर लो एक बार। देन ऐड हुई संस्कृत 2005 में। कन्नड़ 2008 में। तेलुगु भी 2008 में ऐड हुई थी। देन मलयालम, वैसे इन ईयर्स याद नहीं करने, सबसे पहला देख लो 2004 में ऐड हुई थी, एंड सबसे लास्ट में ऐड हुई उड़िया। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 एंड 6 इज उड़िया, जो कि 2014 में ऐड हुई थी। तो आंसर क्या आ गया हमारी? अभी हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस और ऐड हो गई हैं एज ऑफ 2024, हम उनको यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग में 2023 तक पूछा है, इसलिए मैंने आपको 6 लैंग्वेजेस बताई। तो आंसर क्या हो गया? तेलुगु, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ब्रह्मो समाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय? ब्रह्मो समाज कब फाउंड किया था?
1828 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ब्रह्मो समाज फाउंड करने से पहले ये था आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, जिसको फाउंड किया था राजा राम मोहन राय ने। कब? 1815। 1815 में आत्मीय सभा थी, आगे चल के ये होगा ब्रह्मो समाज। और जो राजा राम मोहन रॉय है उनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने प्रमोट किया था मोनोथिज्म, रैशनलिज्म एंड अपोजिशन ऑफ सोशल इविल्स लाइक सती एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो लिख देते हैं प्रमोट मोनोथिज्म, रैशनलिज्म, तर्कवाद एंड अपोजिशन ऑफ इविल social evils, opposition of social evils like सती प्रथा, उसको समाप्त किया था राजा राम मोहन राय ने, एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।